the poem on his 23rd birthday written by John Milton. We have already done John Milton's poem on his blindness in my previous lectures, and I have already told you about John Milton, his writing abilities and his works. Today I'll take up line by line explanation of the poem, but before that I will tell you a little bit about the poem itself, and then I will go on to the explanation of the lines with the meanings of words also. I'll take up the vocabulary also. This sonnet on his 23rd birthday is supposed to have been written about the year 1631. It appeared in the poet's handwriting as a part of a letter prose to a friend in the Cambridge. It was first printed in 1645. तो लिखी तो इन्होंने करीब 1631 में थी, और एक लेटर के हिस्से पोएट की खुद की हैंडराइटिंग में मिली, जो उन्होंने एक लेटर लिखा था अपने फ्रेंड को जो कि कैम्ब्रिज में थे, और उस लेटर का हिस्सा थी ये पोयम भी। और इसका जो फर्स्ट प्रिंट है वो कब हुआ? 1645 में। एंड अगेन दिस सोनेट इज़ autobiographical like the previous one on his blindness. In his poem on his blindness, he talked about how he has lost his vision and how he will not be able to write good poetry, which we know that after his blindness he wrote the epic itself, and he wrote in fact all his mature poems after that but in the poem on his blindness ही इज़ अ लिटिल एप्रीहेंसिव, डरे हुए हैं कि पता नहीं वो लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, और भगवान जो है उनको डांटेंगे कि उन्होंने अपना टैलेंट वेस्ट किया। लेकिन बाद में उन्हें इस चीज़ का भी सॉल्यूशन मिल जाता है, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। और अगेन दिस सोनेट इज़ अबाउट मिल्टन हिमसेल्फ. इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ मिल्टन्स ऑटोबायोग्राफी. और ये भी जो पोएम है वो क्या है, मिल्टन की जो आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी है उसका एक ऐसा हिस्सा है विच कैन नॉट बी सेपरेटेड. एंड this example is an illustration of the fact that very early Milton had conceived of his life as devoted to do some great purpose, and of the seriousness with which he regarded the preparation necessary for achieving it. तो मिल्टन को ये पता था शुरू में ही कि उनकी लाइफ जो है वो किसी एक बड़े काम के लिए समर्पित है, और उसमें एक गंभीरता है, और वो गंभीरता जो है वो एक तैयारी है जो कि उस बड़े पर्पस को अचीव करने के लिए है. और दिस सोनेट वॉज रिटन व्हेन मिल्टन हैड पास 23 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ. सो इन्होंने ये पोएम सोनेट कब लिखा? जब ये 23 ईयर्स के हो गए थे. और इस सोनेट में उनको क्या लगा? It expresses his disappointment at his non-achievement. What he realized after reaching at the age of 23, that he has not been able to achieve much in the form of writing good poetry. He says he is 23 and has apparently done nothing. So he says 23 years have passed like a horse's short gallop at full speed. His youth is nearly over, but he has not done any poetic work, nor even showed promise of any. तो ये पोएम की जो इसमें इन्होंने क्या किया है, अपना डिसअपॉइंटमेंट व्यक्त किया है कि ये 23 इयर्स के हो गए हैं और अभी तक इन्होंने, ये तो ऐसे फुल स्पीड में निकल गया जैसे कि एक घोड़ा जो है फुल स्पीड में निकल जाता है, एक डिस्टेंस जल्दी से तय कर लेता है. और उनका यूथ भी जो है वो लगभग ख़त्म होने वाला है, बिकॉज यूथ इज़ सपोज टू बी टिल 25. फ्रॉम 25 मैनहुड स्टार्ट्स. तो उनको लगता है कि जो 23 ईयर्स लगभग उनका यूथ बीतने जा रहा है, एंड ही हैज़ नॉट रिटन एनी पोइट्री ऑफ रियल वर्थ. बट जस्ट एज एज आई टोल्ड यू दैट इन द
in a sonnet, in the octave, there is a kind of a turbulence or a query or a question or the raising of a problem, and in the sestet you find the resolution of that poem, of that problem. तो फर्स्ट 8 लाइन्स में क्या होता है जनरली सोनेट में, विच इज़ कॉल्ड ऑक्टेव, उसमें क्या होता है जो है वो एक तरह की का प्रश्न होता है या कोई डिस्टर्बेंस होता है माइंड का, या एक क्वेरी होती है या कोई डिलेमा होती है जब एक संकट का दौर होता है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। लेकिन लास्ट 6 लाइन्स में जो है वो पोएट क्या करता है, एक तरह के का उसको रियलाइजेशन होता है और उसको एक हल मिल जाता है, जो कि वो 8 लाइन्स में जो अपनी प्रॉब्लम्स को या अपने मेंटल डिलेमा को जो व्यक्त करता है उसका उसे उत्तर मिल जाता है। सो इन द सेम मैनर इन दिस पोएम ऑल्सो मिल्टन रियलाइजेज दैट एवरीथिंग इज इन गॉड्स हैंड्स। ही सेज दैट मैच्योरिंग ऑफ हिज इंटेलेक्चुअल पावर्स, whether they are little or slow or whatever it is, will be exactly as God wants it to be. Everything in his life is under the supervision and care of his great task master God. तो ये जो भगवान, उनको वो क्या कहते हैं, टास्क मास्टर कहते हैं, ग्रेट टास्क मास्टर। वो कहते हैं कि मेरी जो पूरी कंट्रोलिंग पावर है वो भगवान के हाथ में है, इसलिए मुझे कोई दुखी होने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने कितना अचीव किया। कह रहे मेरी इंटेलेक्चुअल पावर, उसकी मैच्योरिटी, उसकी राइपनेस, वो सारी की सारी उतनी ही होगी जितना भगवान चाहता है। तो जो मेरी लाइफ है वो पूरे कंट्रोल में है भगवान के। तो अगर भगवान ने मुझे अब तक कुछ अचीव नहीं करवाया है या नहीं कर पाया हूँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द विल ऑफ गॉड। और इसलिए अब मुझे इसमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। वो ये कहते हैं कि बुद्धि की मैच्योरिटी हो, उसका कम होना हो, उसका ज़्यादा होना हो, उसका स्लो होना हो, उसका फास्ट होना हो, सब ईश्वर की मर्ज़ी पर होता है। तो उनके जीवन से वो कहते हैं संबंधित सभी कार्य ईश्वर की देखरेख पर निर्भर होते हैं, इसलिए उन्हें कोई इस बात का लास्ट में ये वो उनका जो दुख है, उनकी निराशा है कि वो ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाए जबकि उनका यूथ ख़त्म होने जा रहा है। दैट ऑल कम्स टू एन एंड and it also reflects his deep faith again in God, that everything happens according to the will of God, and so I will not I should not make repentance over the fact that I have not achieved anything till the age of 23. So now I will read out the lines and explain. How soon has time, the subtle thief of youth. Now time has been personified, and it has been personified as a thief. थीफ भी कैसा, सटल, जो चुपचाप कोई चीज़ को चुरा ले, एंड यू विदाउट योर रियलाइजिंग इट, और आपको महसूस भी ना हो, आपको पता भी ना चले। सो ही सेज टाइम जो है वो उसने मेरे यूथ को कितनी जल्दी चुरा लिया है। He says that the 23 years of his life have passed very quickly, and he caused that time has done this, and he is the thief of my youth. और thief भी कैसा है, सटल है, बहुत बारीकी से, जो आपकी नज़र में भी नहीं आए, वो उन्होंने उस तरह से मेरे यूथ को समय ने चुरा लिया और मुझे पता भी नहीं लगा। स्टोलन ऑन हिज विंग्स, सो टाइम हैज़ बीन सीन एज अ क्रीचर राइडिंग ऑन हिज विंग्स। और वो किस पर उड़ रहा है, पंखों पे। कह रहे हैं टाइम की उड़ान किस पर है, विंग्स पर है, और उड़ते हुए उन्होंने जो है, ही सेज टाइम हैज़ स्टोलन हिज यूथ एज ही फ्लाइज। जैसे से टाइम उड़ रहा है वैसे वैसे उसने फटाफट मेरे यूथ को चुरा लिया है। सो व्हाट इज़ द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस लाइन? इट्स अ मेटाफर वेयर टाइम हैज़ बीन कंपेयर्ड टू द थीफ। और थीफ भी कैसा, सटल थीफ, चालाक थीफ। ही सेज माई हेस्टिंग डेज, हेस्टिंग क्या होता है, जो चीज़ जल्दी जल्दी निकल जाए, हेस्टिंग यानी जल्दी। माई हेस्टिंग डेज फ्लाई ऑन विथ फुल करियर,
तो कह रहे हैं नाउ टाइम हैज़ बीन सीज एज अ क्रीचर फ्लाइंग विद इट्स विंग्स एंड स्पीड इज़ वेरी फास्ट। तो कह रहे हैं मेरे जो ये 23 जो ये साल हैं वो कब निकल गए मुझे पता भी नहीं लगा। बट माई एंड नाउ यू नो दिस लाइन, बट माई लेट स्प्रिंग नो बर्ड और ब्लॉसम शूवत। शूवत इज एन आर्किक वर्ड विच मीन्स shows. Shuvat means shows. So he says late spring means his youth time. His youth time, which is means the age of say from 20 to 23. So he says because his spring is again is a symbol of यूथ। सो ये कह रहे हैं कि मेरा जो स्प्रिंग है, जो मेरा यूथ है, वो लगभग पहले से ही ख़त्म हो चुका, यूथ विच इज़ नियरली ओवर। सो ही सेज माई लेट स्प्रिंग मीन्स द यूथ विच इज़ ऑलमोस्ट ओवर। और क्या कह रहे हैं उन्होंने, शो मेरा जो यूथ, नाउ यू सी द एंटायर मेटाफर है। अब आपने देखा होगा स्प्रिंग सीज़न में बहुत सारे जो है वो क्या होते हैं, फूल उगते हैं और कलियां भी उगती हैं। तो इन्होंने मेटाफर वहाँ से लिया है कि जैसे स्प्रिंग में क्या होता है, खूब सारे फूल खिलते हैं और कलियां भी खिलती हैं। तो यहाँ फूल से मतलब ब्लॉसम यानी फ्लावर, ब्लॉसम से मतलब है एनी पोइटिक वर्थ ऑफ रियल वर्थ, एनी पोइटिक वर्क ऑफ रियल वर्थ। या बर्ड यानी उसकी उम्मीद तो होना कि मैं आगे कोई, जैसे बर्ड से ही क्या होता है, फूल खिलता है, बर्ड से ही फूल खिलता है। तो इन्होंने कहा कि मेरा जो यूथ इट इज़ ऑलमोस्ट कमिंग टू एन एंड, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे यूथ ने ना तो कोई फूल खिलाया है और न ही फूल खिलाने की कोई उम्मीद नज़र आ रही है। तो इन्होंने ये मेटाफर लिया है कि नो बर्ड और ब्लॉसम मीन्स ही हैज़ नॉट completed any poetic work of worth, nor has he shown any promise of it that he is going to complete or show any or to write any poetic work। तो इन्होंने ये जो है लाइन उसमें इन्होंने बहुत ही दुख से भरी हुई और डिसअपॉइंटमेंट से भरी हुई करी है। और मेटाफर अगेन आई टेल यू दैट इट इज़ अ मेटाफर विच इज़ टेकन फ्रॉम द सीजन, जस्ट एज यू नो इन स्प्रिंग सीजन देयर आर लॉट्स ऑफ फ्लावर्स ब्लूमिंग एंड बर्डिंग, इन द सेम वे ही सेज कि मेरे स्प्रिंग जो था यूथ टाइम उसमें भी क्या होना चाहिए था, कुछ ऐसा पोइटिक वर्क के रूप में फूल खिलना चाहिए था। और अगर फूल ना खिले तो कम से कम उसकी उम्मीद तो दिखनी चाहिए थी, कोई कली तो दिखनी चाहिए थी, जो अभी तक वो मेरे को दिख नहीं पाई। सो नाउ दीज आर द फर्स्ट 5 lines of the poem, and now I'll take up the next lines in my next lecture. Thank you so much.